एकेडमिक क्लासेस। आइए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स का अगला भाग, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे लीड्स 2024 रिपोर्ट। लीड्स क्या है तो इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड द्वारा संचालित किया जाता है। लीड्स रिपोर्ट का प्रथम संस्करण 2018 में जारी किया गया था। 3 जनवरी 2025 को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा लीड्स 2024 रिपोर्ट जारी की गई। यह इसका छठा संस्करण है। यह रिपोर्ट भारत में राज्य केंद्र शासित प्रदेश के स्तर पर लॉजिस्टिक्स प्रणालियों की गहन समीक्षा प्रस्तुत करती है। यह रिपोर्ट धारणा आधारित और उद्देश्यपरक दोनों संकेतकों पर आधारित है। इस रिपोर्ट में 17 धारणा आधारित संकेतों और 4 प्रमुख स्तंभों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2024 में सस्टेनेबिलिटी एंड इक्विटी लॉजिस्टिक्स को चौथे स्तंभ के रूप में पहली बार शामिल किया गया है। परिणाम इसका क्या है वो देख लेते हैं। श्रेणी स्थल रुद्रराज जो हैं, अचीवर्स में उत्तराखंड, हरियाणा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश हैं। फास्ट मूवर्स में एमपी, राजस्थान, पंजाब, बिहार और हिमाचल प्रदेश हैं। एस्पायर्स में छत्तीसगढ़ और झारखंड है। तटीय राज्यों में महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु जो है अचीवर्स की श्रेणी में है, और जबकि गोवा और आंध्र प्रदेश फास्ट मूवर्स की श्रेणी में, पश्चिम बंगाल और केरल एस्पायर्स की श्रेणी में है। आगे हम लोग चलते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में असम, अरुणाचल प्रदेश हैं। अब चलिए इतना हम लोग याद नहीं कर पाएंगे, आगे पढ़ते हैं। त्रिपुरा भाषणी के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर। स्थानीय भारतीय भाषा में ऑनलाइन सेवाओं तक पहुंच की बढ़ती मांग के दृष्टिगत केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 में राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन NLTM नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन NLTM की घोषणा की थी। राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन को भाषणी नाम दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भाषणी को 3 वर्ष की अवधि हेतु 4 जुलाई 2022 को लॉन्च किया गया था। डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन DIC के अधीन डिजिटल इंडिया भाषणी प्रभाग DIBD डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीज़न की गतिविधियों का प्रबंधन और संचालन कर रहा है। स्मरणीय तथ्य में हम लोग इसको देख लेते हैं। 28 जनवरी 2025 को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार त्रिपुरा सरकार ने डिजिटल इंडिया भाषणी प्रभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भाषणी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला त्रिपुरा पूर्वोत्तर का पहला राज्य है। भाषणी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला त्रिपुरा पूर्वोत्तर का कौन सा स्टेट है? पहला स्टेट है। साथ ही यह देश का 8वां राज्य है जिसने भाषणी के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। भाषणी है क्या? तो भाषणी भाषास इंटरफेस फॉर इंडिया भारत का AI आधारित या संचालित भाषा अनुवाद मंच है। लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता है। महाकुंभ में भाषणी का उपयोग हुआ था। जनवरी-फरवरी 2025 में प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में विभिन्न भाषाई पृष्ठभूमियों से करोड़ों लोगों का आगमन हुआ। तो ये आप सब जानते हैं। यहाँ देखते हैं 11 भारतीय भाषाओं में अनुवाद की सुविधा प्रदान की गई है भाषणी के द्वारा। अब चलते हैं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 पर, बहुत इम्पोर्टेंट है। देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष पर सुदूर संवेदन आधारित उपग्रह चित्रण के माध्यम से देश में वनों की स्थिति, वृक्षों की स्थिति पर आधारित भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी की जाती है। पहली भारत वन स्थिति रिपोर्ट वर्ष 1987, संदर्भ वर्ष जिसका था 1981 और 83। ठीक है, पहली भारत वन स्थिति रिपोर्ट 1987 में तैयार की गई थी। इस श्रृंखला की 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 31 दिसंबर 2024 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा जारी की गई, जो कि अक्टूबर 2021 से दिसंबर 2021 के उपग्रह आंकड़ों पर आधारित है।
ISFR 2023 के महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या हैं? ISFR 2023 के अनुसार देश में कुल वनावरण 71.53 मिलियन हेक्टेयर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.76% है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण 82.74 मिलियन हेक्टेयर है, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है। आप समझ गए, देश में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण दोनों कितना है? 25.17%, जो 82.74 मिलियन हेक्टेयर है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश के 1/3 अथवा 33.33% क्षेत्र में वन अथवा वृक्षावरण होना आवश्यक है। 1988 के अनुसार इतना होना चाहिए। ISFR 2021 की तुलना में ISFR 2023 में राष्ट्रीय वन स्तर पर 156.41 वर्ग किलोमीटर के वनावरण की वृद्धि हुई है। ISFR 2023 के अनुसार देश में कुल वृक्षावरण 11.2 मिलियन हेक्टेयर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3.41% है। ISFR 2021 की तुलना में ISFR 2023 में पहाड़ी जिलों में वनावरण 234.14 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। उत्तर पूर्वी राज्यों में, जो कि देश के कुल वनावरण में लगभग 1/4 का योगदान करते हैं, विगत आकलन की तुलना में 327.3 वर्ग किलोमीटर के वनावरण की कमी दर्ज की गई है। ISFR 2021 की तुलना में ISFR 2023 में देश में मैंग्रोव आवरण में 7.43 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। भारतीय वनों एवं वनों के बाहर के वृक्षों का वृद्धिमान स्टॉक 6,429.64 मिलियन घन मीटर आकलित किया गया है। ISFR 2023 में 17 राज्य संघीय क्षेत्र में उनके भौगोलिक क्षेत्र का 33% से अधिक भाग वनाच्छादित है, जबकि इनमें से 8 राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र ऐसे हैं जिनके भौगोलिक क्षेत्र का 70% से अधिक भूभाग वनाच्छादित है। वर्तमान आकलन के अनुसार 19 राज्यों संघीय क्षेत्रों में 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वनावरण एवं वृक्षावरण के अंतर्गत शामिल हैं। ISFR 2023 के अनुसार देश में झाड़ियों का क्षेत्रफल 43,622.64 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1.33% है। ISFR 2023 के अनुसार देश के पहाड़ी जिलों में कुल वनावरण 2,83,713.2 वर्ग किलोमीटर के संशोधित आकलन की तुलना में 234.14 वर्ग किलोमीटर अधिक है। पहाड़ी जिलों में कुल वनावरण 234.14 वर्ग किलोमीटर अधिक है, जो कि इन जिलों के भौगोलिक क्षेत्र का 40.26% है। देश के पूर्वोत्तर भाग के 8 राज्यों अरुणाचल, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एवं त्रिपुरा में देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.98% भूभाग है, जबकि इनमें देश के कुल वनावरण का लगभग 1/4 भाग स्थित है। मतलब ज़मीन आपका 7.98 के करीब है और 1/4 के करीब यहाँ पर वनावरण है, आप समझ लीजिए। अब हम लोग आगे देख लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, इसलिए इन पे समय खर्च करना ही होगा। ISFR 2023 के अनुसार इन राज्यों में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण 1,74,349.7 वर्ग किलोमीटर की तुलना में 327.3 वर्ग किलोमीटर है, कम है। कितना कम है? 327.3 कम है, जो कि इनके कुल भौगोलिक क्षेत्र का 66.52% है। राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक अभिलिखित वन क्षेत्र क्रमशः जो है मध्य प्रदेश नंबर 1 पर, महाराष्ट्र दूसरे पर, उड़ीसा तीसरे पर, छत्तीसगढ़ और अरुणाचल प्रदेश में देखो पहला MP, महाराष्ट्र, उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, फिर अरुणाचल, जबकि न्यूनतम जो है गोवा, हरियाणा, पंजाब, सिक्किम और त्रिपुरा। गोवा नंबर 1 पर है न्यूनतम की दृष्टि से, फिर हरियाणा है, फिर पंजाब है, फिर सिक्किम है, फिर त्रिपुरा है। राज्यों संघीय क्षेत्रों में भौगोलिक क्षेत्र की प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक अभिलिखित वन क्षेत्र क्रमशः अंडमान एवं निकोबार, फिर सिक्किम, मणिपुर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एवं अरुणाचल में है।
संघी राज्य ले लें और संघ ले लें, इन दोनों में भौगोलिक क्षेत्र की प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक जो वन क्षेत्र है, पहले नंबर पर अंडमान एंड निकोबार है, दूसरे पर आपका कौन आ गया है, सिक्किम है, तीसरे पर आपका मणिपुर है, फिर उत्तराखंड है, फिर हिमाचल प्रदेश है। इसको याद रखेंगे। सर्वाधिक वृद्धि शीर्ष 5 राज्य, पहले नंबर पर मिजोरम 241.73% की वृद्धि है, फिर गुजरात 180.07 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि है, फिर उड़ीसा 151.89 की, कर्नाटक 147.7, केरल 133.42। आगे है सर्वाधिक कमी जो पाई गई है मध्य प्रदेश में 371.54 वर्ग किलोमीटर की, आंध्र प्रदेश में 138.66, तेलंगाना में 100.42, त्रिपुरा में 95.31, अरुणाचल में 91.17। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 5 राज्य जो हैं, मध्य प्रदेश सर्वाधिक, अरुणाचल, उसके बाद फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश में 77,073.44 वर्ग किलोमीटर, अरुणाचल में 65,881.57। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले राज्य जो हैं, मिजोरम नंबर 1 पर है 85.34 के साथ, अरुणाचल नंबर 2 पर है 78.67% के साथ, मेघालय 75.65, मणिपुर 74.28, नागालैंड 73.72। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक घना वृक्षावरण सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र में, फिर राजस्थान में, फिर उत्तर प्रदेश में। अभी ये बीपीएससी में क्वेश्चन आपका यहीं से बना था 71वीं बीपीएससी में। तो पहले नंबर पर महाराष्ट्र, दूसरे पर राजस्थान, तीसरे पर उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक वृक्षावरण वाले जो राज्य हैं, सर्वाधिक वृक्षावरण प्रतिशतता वाले राज्यों में केरल नंबर 1 पर है 7.48 के साथ, फिर गोवा, फिर छत्तीसगढ़। सर्वाधिक वृक्षावरण प्रतिशतता जो है केरल की, फिर गोवा और फिर आपका छत्तीसगढ़। कुल वृक्षावरण एवं वनावरण की दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले, कुल वृक्षावरण एवं वनावरण क्षेत्र की दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 राज्य, एमपी पहले पर, दूसरे पर अरुणाचल, तीसरे पर महाराष्ट्र है। सबको टोटल कर दिया जाए तब सर्वाधिक वनावरण एवं वृक्षावरण प्रतिशतता वाले 3 राज्य, नंबर 1 पर मिजोरम, फिर अरुणाचल, फिर मेघालय। वनावरण एवं वृक्षावरण में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई, तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वृद्धि, फिर उत्तर प्रदेश में, फिर उड़ीसा में, फिर राजस्थान में। पहले नंबर पर कौन आ गया, छत्तीसगढ़, दूसरे पर उत्तर प्रदेश, तीसरे पर उड़ीसा, चौथे पर राजस्थान है। भारत में मैंग्रोव आवरण देश के 12 तटीय राज्यों संघीय क्षेत्रों के 4,991.68 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है। कम हो गया है 7.43 वर्ग किलोमीटर। इनमें अति सघन मैंग्रोव 1,463.97 वर्ग किलोमीटर, मध्यम सघन मैंग्रोव 1,500.84 वर्ग किलोमीटर तथा खुले मैंग्रोव 2,026.87 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित 4 राज्य या संघीय क्षेत्र क्रमशः पश्चिम बंगाल है, गुजरात है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, आंध्र प्रदेश है, जबकि 4 सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित जिले जो हैं दक्षिण 24 परगना पश्चिम बंगाल, कच्छ, गुजरात, उत्तरी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा केंद्रपाड़ा उड़ीसा है। देश के कुल मैंग्रोव आवरण में पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले का योगदान 41.85% है। विश्व में मैंग्रोव का सर्वाधिक क्षेत्र एशिया में ही है। ISFR 2023 के तहत देश में राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर वनों एवं वनों के बाहर वृक्षों तथा विभिन्न भू आकृतिक क्षेत्रों में TOF के वृद्धिमान स्टॉक का भी आकलन प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार देश में वृक्षों का वृद्धिमान स्टॉक 6,429.64 मिलियन घन मीटर अनुमानित है। अब यहाँ से हम नहीं पढ़ेंगे, इतना आप अगर पढ़ेंगे तो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा इम्पोर्टेंट अब यहाँ से है उत्तर प्रदेश की स्थिति से।
ISFR 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश में अभिलिखित वन क्षेत्र 17,435 वर्ग किलोमीटर है, जो इसके भौगोलिक क्षेत्र का 7.24% है तथा भारत के कुल वन क्षेत्र का 2.25% है। 7.24%, 17,435 वर्ग किलोमीटर है और भारत में 2.25% की क्षमता वाला है। वनों में 66.37% आरक्षित वनों में पाए गए, 1.89% संरक्षित वन में और 31.74% अवर्गीकृत वन है। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण 15,045.80 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 6.24% है। इनमें 2,688.73 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र अति सघन यानी कि 1.12%, 4,001.41 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र मध्यम सघन 1.66% तथा 8,355.66 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र खुले वन यानी कि 3.46% के अंतर्गत है। इसके अतिरिक्त 639.51 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर राज्य में झाड़ियाँ हैं। ISFR 2021 के आंकड़ों की तुलना में राज्य में वनावरण में 118.43 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। राज्य में वनावरण में 118.43 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है इकाई के लिहाज से। यहाँ पर देखो 639.51 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर राज्य में झाड़ियाँ हैं 639.51 वर्ग किलोमीटर, जो 0.27% क्षेत्र है। सर्वाधिक वनावरण की स्थिति में सोनभद्र नंबर 1 पर है, लखीमपुर खीरी दूसरे पर है, तीसरे पर मिर्ज़ापुर है। न्यूनतम में भदोही या संत रविदास नगर, दूसरे पर मऊ, तीसरे पर संभल है। पहले पर सोनभद्र सर्वाधिक वनावरण है, सबसे कम भदोही या संत रविदास में, दूसरे पर लखीमपुर खीरी, इधर आपका मऊ, तीसरे पर मिर्ज़ापुर है सर्वाधिक वन के मामले में और यहाँ न्यूनतम में संभल है। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले राज्य हैं जिले हैं सोनभद्र पहले पर, चंदौली दूसरे पर, श्रावस्ती तीसरे पर। न्यूनतम कहाँ है तो संभल नंबर 1, भदोही की स्थिति चेंज है, ऊपर नीचे हो गया है और मैनपुरी तीसरे पर है आपका सबसे कम के मामले में। उत्तर प्रदेश में कुल वृक्षावरण 8,950.92 वर्ग किलोमीटर है। कुल वृक्षावरण 8,950.92, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3.72% है। इस प्रकार राज्य में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण दोनों को हम जोड़ रहे हैं तो 23,996.72 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 9.96% है। आगे हम लोग देखते हैं अगली हेडिंग है तमिलनाडु में लौह युग की शुरुआत की पुष्टि। तमिलनाडु में ऐसा माना जाता है कि लौह प्रौद्योगिकी की उत्पत्ति लगभग 1 सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व फर्स्ट मिलेनियम BCE में एशिया माइनर में हुई थी। यह तकनीकी प्रसार के तहत तेजी से विश्व के अन्य हिस्सों में फैल गई। इस प्रसार आधारित एक केंद्रित सिद्धांत को चुनौती देते हुए कई विद्वानों ने बहुकेंद्रित दृष्टिकोण का समर्थन किया। विश्व के प्रत्येक राष्ट्र ने लौह धातु की प्राचीनता को पहचानने के लिए वैज्ञानिक प्रयास आरंभ किए और भारत इस कार्यक्रम से अछूता नहीं रहा। तमिलनाडु राज्य पुरातत्व विभाग भी तमिलनाडु में लौह धातु के प्रारंभिक उपयोग का पता लगाने और पहचानने के लिए इस विशाल कार्य में सक्रिय रूप से शामिल था। विभिन्न पुरातात्विक जांचों से एकत्रित नमूनों के लिए प्राप्त वैज्ञानिक तिथियों की श्रृंखला ने तमिलनाडु में लौह धातु की प्राचीनता को 2,953 ईसा पूर्व से 3,345 ईसा पूर्व के कालखंड में रखा है। इस संदर्भ में तमिलनाडु में लौह धातु की उत्पत्ति 4वीं सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व की पहली तिमाही में मानी गई है। तमिलनाडु में नई खोजों से पता चलता है कि दक्षिण भारत में लौह युग की शुरुआत 3,345 ईसा पूर्व में हुई थी। बताइए कितना नई बात पता चली, जो अब तक के माने गए समय से लगभग 2000 वर्ष पहले का समय दर्शाती है। यह खोज तमिलनाडु को लौह उपयोग और धातु विज्ञान में सबसे प्राचीन क्षेत्रों में से एक के रूप में स्थापित कर सकती है। यह खोज तमिलनाडु के तूतुकुड़ी जिले के शिवगलाई स्थल पर हुई। एंटीक्विटी ऑफ आयरन रिसेंट
रेडियोमेट्रिक डेट्स फॉर तमिलनाडु नामक रिपोर्ट में इसका उल्लेख है। लेखक के राजन और आर शिवानंथम है। रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार तमिलनाडु में लौह उपयोग की शुरुआत 3345 ईसा पूर्व में हुई। रिपोर्ट में प्रस्तुत यह निष्कर्ष प्रसिद्ध अनुसंधान संस्थानों द्वारा प्रमाणित है। आगे है यह खोज दर्शाती है कि 5300 वर्ष पूर्व ही तमिलनाडु लौह उपयोग में अग्रणी था। पहले ऐसा कहा जाता कि दक्षिण भारत में कुछ था ही नहीं लौह का प्रयोग। आगे है हेडिंग सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन। सोनमर्ग का अर्थ है सोने का मैदान। यह श्रीनगर, गुलमर्ग और पहलगांव के साथ जम्मू और कश्मीर के लोकप्रिय पर्यटन गंतव्यों में से एक है, जहां अन्य तीनों स्थल वर्ष भर पर्यटकों के लिए उपलब्ध रहते हैं। वहीं सोनमर्ग को NH1 पर भारी बर्फबारी और हिमस्खलन के कारण एक अद्वितीय चुनौती का सामना करना पड़ता है। प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के परिणामस्वरूप लगभग 4 माह तक सड़क बंद रहने के कारण सोनमर्ग पर्यटकों की पहुंच से दूर रहता है। इस क्षेत्र में सभी मौसम में कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जेड मोड परियोजना को प्रारंभ किया गया था। 13 जनवरी 2025 को PM मोदी ने जम्मू और कश्मीर में जेड मोड सुरंग का उद्घाटन किया। इस सुरंग का पुनर्नामकरण सोनमर्ग सुरंग के रूप में कर दिया गया। जेड मोड सुरंग का नाम अंग्रेजी वर्णमाला जेड के आकार के उस सड़क खंड के नाम पर रखा गया था जहां इस सुरंग का निर्माण किया गया। जेड मोड सुरंग जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में स्थित है। इस सुरंग परियोजना की कुल लंबाई 12 किलोमीटर है। इसे 2700 करोड़ से अधिक की लागत से निर्मित किया गया है। इस परियोजना में 6.426 किलोमीटर लंबी मुख्य सुरंग, एक 6.412 किलोमीटर लंबी एक समानांतर निकास सुरंग और दोनों तरफ कुल 5.568 किलोमीटर लंबी पहुंच सड़क शामिल है। यह 2 लेन वाली द्विदिशात्मक सड़क सुरंग गांदरबल जिले में गगनगीर और सोनमर्ग के बीच बनाई गई है। गगनगीर और सोनमर्ग के बीच समुद्र तल से 8652 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह सुरंग लेह के रास्ते में श्रीनगर और सोनमर्ग के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगी। अगली हेडिंग है केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना। NPP के अनुसार नदियों को परस्पर जोड़ने के लिए अध्ययन करने एवं रिपोर्ट तैयार करने का दायित्व किसका है? जल शक्ति मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी NWDA का है। स्मृति तथ्य 25 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना का शिलान्यास किया। इस परियोजना का शिलान्यास मध्य प्रदेश के खजुराहो में किया गया। यह राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत देश की पहली नदियों को जोड़ने वाली परियोजना है। ज्ञातव्य है कि विश्व जल दिवस 22 मार्च के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय तथा उत्तर प्रदेश और MP सरकारों के मध्य एक ऐतिहासिक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ 22 मार्च 2021 को। देश में पहली बड़ी केंद्र संचालित नदी जोड़ो परियोजना के कार्यान्वयन के लिए इस समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। परियोजना के तहत छतरपुर जिला मध्य प्रदेश स्थित दौधन गांव में केन नदी पर एक बांध का निर्माण किया जाएगा। कहाँ? दौधन गांव जो छतरपुर जिला मध्य प्रदेश में पड़ता है। इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी KBLPA विशेष प्रयोजन वाहन SPV की स्थापना की जाएगी। परिव्यय क्या है? खर्च क्या है? 44,605 करोड़। अब इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले जिले उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर और MP के पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, निवाड़ी, विदिशा, शिवपुरी और रायसेन हैं। केन नदी मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के मध्य एक अंतर्राज्यीय नदी है। इसका उद्गम स्थल कटनी जिला MP स्थित अहरगमा गांव है। इसकी कुल लंबाई 427 किलोमीटर है, जिसमें 252 किलोमीटर मध्य प्रदेश में, 84 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में। यह बांदा जिला स्थित चिल्ला गांव में यमुना से मिल जाती है। इस नदी पर स्थित रानेहे जलप्रपात एवं केन घड़ियाल सेंचुरी 2 प्रमुख पर्यटक आकर्षक केंद्र है। केन नदी पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर गुजरती है।
बेतवा नदी का उद्गम स्थल रायसेन जिला मध्य प्रदेश है। बेतवा नदी पर राजघाट, परीक्षा और माता टीला बांध निर्मित किए गए हैं। ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना अगला महत्वपूर्ण हेडिंग है। 25 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री ने ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना का उद्घाटन किया। कब किया? 25 दिसंबर 2024 को। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के नियंत्रणाधीन एक नवरत्न कंपनी SJVN लिमिटेड ने इस परियोजना को सफलतापूर्वक चालू किया है। ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क में स्थित है। ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना की क्षमता 90 मेगावाट है। यह परियोजना मध्य और उत्तर भारत में सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजनाओं में से एक है। उल्लेखनीय है कि ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क भारत में स्थित सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क है। इस पार्क की कुल क्षमता 600 मेगावाट है। आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। अगली हेडिंग है जलवाहक अंतर्देशीय जलमार्ग कार्गो संवर्धन योजना। वर्तमान में भारत एक असंतुलित लॉजिस्टिक्स परिदृश्य का सामना कर रहा है, जिसमें माल परिवहन के लिए सड़कों एवं रेल नेटवर्क पर काफ़ी अधिक निर्भरता है। भारत में समग्र माल ढुलाई में अंतर्देशीय जल परिवहन IWT इंडियन वाटर ट्रांसपोर्ट की हिस्सेदारी मात्र 2% है। 15 दिसंबर 2024 को केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने जलवाहक नामक अंतर्देशीय जलमार्ग कार्गो संवर्धन योजना इनलैंड वाटरवेज कार्गो प्रमोशन स्कीम को लॉन्च किया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जलमार्गों के माध्यम से कार्गो परिवहन को बढ़ावा देना है, ताकि रेल और सड़क मार्गों पर बोझ को कम किया जा सके। जलवाहक योजना राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा नदी के साथ साथ राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी और राष्ट्रीय जलमार्ग 16 बराक नदी के माध्यम से लंबी दूरी के कार्गो परिवहन को प्रोत्साहित करेगी। इस योजना के अंतर्गत कार्गो मालिकों द्वारा अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन क्षेत्र के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 35% तक प्रोत्साहन प्रदान करने का प्रावधान है। इस योजना के अंतर्गत इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से राष्ट्रीय जलमार्ग 1, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 और राष्ट्रीय जलमार्ग 16 पर कार्गो परिवहन के लिए अनुसूचित सेवाओं की शुरुआत करने का प्रावधान है। 15 दिसंबर 2024 को GRJT कोलकाता से राष्ट्रीय जलमार्ग 1 एवं 2 पर अनुसूचित सेवाओं की शुरुआत की गई। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने GRJT कोलकाता से MV AAI, MV होमी भाभा और MV त्रिशूल नामक मालवाहक पोतों को रवाना किया। MV AAI, MV होमी भाभा और MV त्रिशूल को रवाना किए गया। मशाली भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव। 9 से 11 अक्टूबर 2022 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान मोढेरा को भारत का पहला 24 घंटे सौर ऊर्जा से संचालित गांव घोषित कर दिया। दिसंबर 2024 में मसाली को भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव घोषित किया गया। यह गांव गुजरात के बनासकांठा जिले के सुईगाम तालुका में स्थित है। इस गांव को PM सूर्यघर मुक्त बिजली योजना के तहत भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव घोषित किया गया। उल्लेखनीय कि मसाली मोढेरा के पश्चात गुजरात का दूसरा सौर गांव है। अगली हेडिंग है भारत का पहला संविधान संग्रहालय। संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है। यह एक लिखित दस्तावेज है जो सरकार एवं उसके संगठनों की मौलिक बुनियादी संहिता, संरचना, प्रक्रियाओं, शक्तियों एवं कर्तव्यों के साथ साथ नागरिकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों की रूपरेखा पर भी निर्धारित करता है। इसे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान को अंगीकृत किए जाने के समय इसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और लगभग 1,45,000 शब्द थे। 1,45,000 शब्द थे, समझ लीजिए। इस प्रकार यह अब तक अंगीकृत किए जाने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय संविधान बन गया था। वर्तमान में भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का मुख्य रचनाकार, अब तो लगभग 450 अनुच्छेद हो गए हैं, माना जाता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
भारत के संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति, मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है। संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत का संविधान न तो मुद्रित न ही टंकित है, यह हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हस्तलिखित और सुलिखित है। 23 नवंबर 2024 को केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा भारत के प्रथम संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। किसने किसने उद्घाटन किया? अर्जुन राम मेघवाल और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। इस संग्रहालय का उद्घाटन ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत में किया गया। इस संग्रहालय का उद्घाटन संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ के ऐतिहासिक अवसर के उपलक्ष्य में किया गया। उल्लेखनीय है कि ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में संविधान संग्रहालय और अधिकार एवं स्वतंत्रता अकादमी की स्थापना की गई है। संविधान संग्रहालय भारत के संविधान को समझने का एक प्रमुख केंद्र होगा। इसमें संविधान के प्रत्येक भाग और उसके महत्व को समर्पित कई खंड शामिल होंगे। इसमें संविधान सभा के प्रत्येक सदस्य की प्रोफाइल के साथ उन जीवंत बहसों और विचार विमर्शों को भी प्रदर्शित किया जाएगा जिन्होंने अपने समय से आगे की एक सशक्त पांडुलिपि को निर्मित किया। यद्यपि इस संग्रहालय में संविधान निर्माण से जुड़े ऐतिहासिक तथ्यों की भरमार होगी, लेकिन फिर भी यह केवल 26 नवंबर 1949 से पहले की घटनाओं को दर्शाने वाले दस्तावेजों का संग्रह नहीं होगा। इस संग्रहालय एवं अकादमी में सामग्रियों का चयन, संग्रह और व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण अंचचिता बी नायर सेंटर फॉर म्यूजियम्स की प्रमुख द्वारा किया गया है। संविद भारत का प्रथम रोबोटिक टूर गाइड है। संविद 23 नवंबर 2024 को भारत के प्रथम संविधान संग्रहालय के उद्घाटन के अवसर पर यहाँ भारत के पहले रोबोटिक टूर गाइड का अनावरण भी किया गया। इस रोबोटिक टूर गाइड को संविद नाम दिया गया। भारतीय संविधान के अंगीकरण की 75वीं वर्षगांठ 26 नवंबर 2024 को भारत के संविधान के अंगीकरण की 75वीं वर्षगांठ मनाएगी। भारत सरकार ने भारत के संविधान के अंगीकरण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में वर्ष भर चलने वाले ऐतिहासिक समारोह की शुरुआत की। यह समारोह हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान के तहत आयोजित किया गया। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नेतृत्व में 26 नवंबर 2024 को संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में वर्ष भर चलने वाले समारोह का भव्य उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर संस्कृत और मैथिली भाषा में भारतीय संविधान का विमोचन किया गया। संस्कृत और मैथिली में 26 नवंबर 2024 को ही 10वां संविधान दिवस मनाया गया। इस वर्ष संवैधानिक दिवस की मुख्य थीम है हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 को देखते हैं। झारखंड की 5वीं विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति की तिथि 5 जनवरी 2025 निर्धारित थी, जबकि महाराष्ट्र की 14वीं विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति 26 नवंबर 2024 निर्धारित थी। इस परिप्रेक्ष्य में भारत निर्वाचन आयोग ने 15 अक्टूबर 2024 को एक प्रेस वक्तव्य के माध्यम से इन दोनों राज्यों में नई विधानसभाओं के गठन के लिए निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा की। झारखंड में कुल सीटें 81, 9 सीटें एससी के लिए, 28 एसटी के लिए। 81 में 2 चरणों में चुनाव हुआ। प्रथम में 43 विधानसभा, द्वितीय में 38 विधानसभा निर्वाचन और चुनाव हेतु मतगणना एक ही दिन 23 नवंबर 2024 को। 24 वर्षों के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि मौजूदा सरकार पुनः सत्ता में वापस आई। जेजेएम झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले इंडिया गुट ने 2/3 बहुमत हासिल कर लिए। इंडिया गुट कुल 56 सीटें जीतने में सफल रहा और हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री की गद्दी पर विराजमान हुए। झारखंड मुक्ति मोर्चा को 34, बीजेपी को 21, कांग्रेस को 16 सीटें मिली। महाराष्ट्र विधानसभा कुल संख्या 288, 29 सीटें अनुसूचित जाति, फिर 25 सीटें आपकी एसटी के लिए। 288 एक ही चरण में 20 नवंबर 2024 को संपन्न हुआ। मतगणना 23 नवंबर को हुई
और महायुति गठबंधन एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना, अजीत पवार के नेतृत्व वाली नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और कई अन्य छोटे दल भी शामिल थे, ने शानदार जीत की। महायुति गठबंधन ने 235 सीटों पर विजय प्राप्त की। महाविकास अघाड़ी गठबंधन मात्र 50 सीटों पर जीत दर्ज कर पाया। महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना महत्वपूर्ण साबित हुई। इस योजना के तहत महाराष्ट्र में 21 से 65 वर्ष आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह का वित्तीय लाभ डीबीटी के माध्यम से प्रदान किए जाने का प्रावधान है। भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया। शिवसेना के एकनाथ शिंदे एवं राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अजीत अनंतराव पवार ने उप मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया। बीजेपी को 132, शिवसेना को 57, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को 41, शिवसेना उद्धव बाला साहब को 20, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 16, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार को 10, एसपी को 2, अन्य को 10। अब चलते हैं राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के ऊपर। प्राकृतिक खेती एक प्रकार की रसायन मुक्त खेती है जो देसी गाय आधारित स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों पर आधारित है। इसमें रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता और यह परंपरागत स्वदेशी प्रथाओं को प्रोत्साहित करती है। किसानों को रसायन मुक्त खेती को अपनाने के लिए प्रेरित करने, प्राकृतिक खेती की पहुंच का विस्तार करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने एक स्वतंत्र और पृथक योजना के रूप में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन NMNF नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग को प्रतिपादित किया है। स्मरणीय तथ्य क्या है? 25 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को आरंभ किए जाने की स्वीकृति दी। इस योजना का एक स्वतंत्र केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया। यह योजना केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आरंभ की गई। इस योजना हेतु कुल व्यय 2481 करोड़ रुपए निर्धारित है, जो 15वें वित्त आयोग की अवधि तक होगा, 2025-26 तक। कितना व्यय होगा? 2481। अगले 2 वर्षों में इस मिशन से प्राकृतिक खेती को अपनाने की इच्छुक ग्राम पंचायतों के लिए 15,000 समूहों को में लागू किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य 1 करोड़ किसानों तक पहुंचना और 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती की शुरुआत करना है। साथ ही आवश्यकता आधारित 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र BRCs बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स भी स्थापित किए जाएंगे। किसान इन केंद्रों से उपयोग के लिए तैयार जैव इनपुट्स आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। इस मिशन के तहत लगभग 2000 प्राकृतिक खेती मॉडल प्रदर्शन फॉर्म स्थापित किए जा रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं अटल इनोवेशन मिशन 2.0 को मंजूरी मिल गई है। अटल इनोवेशन मिशन AIM भारत सरकार के नीति आयोग की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना है। इस पहल की स्थापना वर्ष 2016 में की गई थी। स्मरणीय तथ्य क्या है? 25 नवंबर 2024 को PM मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नीति आयोग के तत्वावधान में अटल इनोवेशन मिशन को जारी रखने की स्वीकृति दी। इसको जारी रखा जाएगा। पहल की स्थापना 2016 में की गई अटल इनोवेशन मिशन 2.0 की। इस मिशन को विस्तारित कार्यक्षेत्र 2750 करोड़ रुपए के आवंटित बजट के साथ मंजूरी प्रदान की गई है। इस मिशन की अवधि 31 मार्च 2028 तक निर्धारित है। अटल इनोवेशन मिशन 2.0 निम्न 3 कारकों से भारत के नवाचार और उद्यमिता पारितंत्र को सुदृढ़ बनाएगा। पहला है इनपुट बढ़ाकर, अर्थात अधिक नव प्रवर्तकों एवं उद्यमियों को शामिल करके। दूसरा है सफलता दर या थ्रूपुट में सुधार करके, आउटपुट की गुणवत्ता में सुधार करके, अर्थात बेहतर नौकरियों, उत्पादों एवं सेवाओं को उत्पन्न करके। अटल इनोवेशन मिशन 2.0 के माध्यम से कई नए कार्यक्रमों को प्रारंभ किया जाएगा, जो निम्नवत है। LIPI लैंग्वेज इंक्लूसिव प्रोग्राम ऑफ इनोवेशन। इसका उद्देश्य भारत की 22 अनुसूचित भाषाओं में नवाचार एवं उद्यमिता पारितंत्र का निर्माण करना है। इसका उद्देश्य अंग्रेजी न बोलने वाले नव प्रवर्तकों, उद्यमियों एवं निवेशकों के सामने आने वाली भाषा संबंधी बाधाओं को कम करना है।
साथ ही क्षेत्रीय भाषाओं में संचालित होने वाले 30 नवाचार केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। फ्रंटियर कार्यक्रम क्या है? तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पूर्वोत्तर राज्यों, आकांक्षी जिलों एवं ब्लॉकों में नवाचार एवं उद्यमिता के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण करना है। इन क्षेत्रों में 250 नई अटल टिंकरिंग लैब्स स्थापित की जाएंगी, जो स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित टेम्पलेट्स को विकसित करने में सहायता करेंगे। इसके अतिरिक्त यह मिशन मानव पूंजी विकास कार्यक्रम के माध्यम से पेशेवरों को तैयार करने की एक प्रणाली का निर्माण करेगा। इसके तहत ऐसे 5500 पेशेवर तैयार किए जाएंगे। डीप टेक केयर क्या है? यह अनुसंधान आधारित डीप टेक स्टार्टअप्स के व्यवसायीकरण के तरीकों का परीक्षण करने हेतु एक शोध सैंडबॉक्स तैयार किया जाएगा। और इसके बाद में हम लोग अब सीधे चलते हैं पीएम विद्यालक्ष्मी योजना पर। केंद्र सरकार के प्रमुख उद्देश्यों में यह सुनिश्चित करना भी शामिल है कि किसी भी छात्र को केवल निर्धनता के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसर से वंचित न होना पड़े। अपने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत उच्चतर शिक्षा विभाग DHE ने आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को उनकी उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजनाएं शुरू की हैं। यह सहायता छात्रवृत्तियों, शिक्षा ऋण पर ब्याज सब्सिडी और शिक्षा ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी के रूप में प्रदान की जाती हैं। उच्चतर शिक्षा विभाग की वित्तीय सहायता योजना प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना नामक एक छत्र योजना के तहत संचालित की जाती है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को वर्ष 2019-20 में लगभग 27% से बढ़ाकर 35 तक 50% कम करने का निर्धारित किया गया है। 6 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। कब? 6 नवंबर 2024 को पीएम विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। यह एक नई केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसका उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य मेधावी विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, ताकि आर्थिक बाधाओं के कारण भारत का कोई भी युवा गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित न हो। अब पात्रता क्या है? यह योजना NIRF इंडिया रैंकिंग्स द्वारा निर्धारित देश के शीर्ष गुणवत्ता वाले उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश पर ही लागू होगी। इस योजना के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले संस्थानों का विवरण है। NIRF इंडिया रैंकिंग में समग्र श्रेणी विशिष्ट और डोमेन विशिष्ट रैंकिंग में 100 संस्थानों में स्थान प्राप्त करने वाले सभी उच्च शिक्षा सरकारी और निजी संस्थान को इसमें शामिल किया गया है। 101 से 200 रैंक तक वाले राज्य सरकारों के उच्च शिक्षा संस्थानों में भी दाखिला मिल सकता है। केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित सभी संस्थानों में भी दाखिला मिल सकता है। यह योजना 860 पात्र गुणवत्ता युक्त उच्च शिक्षा संस्थानों से आरंभ होगी और 22 लाख से अधिक विद्यार्थी अपनी इच्छा अनुसार इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। 22 लाख से अधिक विद्यार्थी। इस योजना के तहत 7.5 लाख रुपए तक के ऋण के लिए छात्रों को 75% क्रेडिट गारंटी प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त ऐसे छात्र जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपए तक है, जो किसी अन्य सरकारी छात्रवृत्ति या ब्याज सब्सिडी योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं, उन्हें 10 लाख रुपए तक के ऋण पर अधिस्थगन अवधि के दौरान 3% की ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी। प्रतिवर्ष 1 लाख विद्यार्थियों को ब्याज छूट सहायता प्रदान की जाएगी। पीएम विद्यालक्ष्मी योजना PMUSP योजना की 2 घटक योजनाओं जैसे CSIS सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम और CGFSEL क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर एजुकेशन लोन के पूरक के रूप में होगी। PMUSP योजना के अंतर्गत CSIS और CGFSEL जैसी योजनाएं निम्न आय समूहों को लाभ प्रदान करने पर केंद्रित थीं, जबकि पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के तहत दायरे में विस्तार करके मध्यम आय वर्ग के परिवारों को भी शामिल किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार की अन्य प्रमुख पहलें हैं PM श्री, पूर्ण नाम है PM स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। 7 सितंबर 2022 को इसको स्वीकृत किया गया। संपूर्ण भारत में 14,500 से अधिक स्कूलों को सशक्त बनाने का लक्ष्य है। कार्यान्वयन अवधि जो है 5 वर्ष है। समग्र शिक्षा योजना
वर्ष 2018 में लॉन्च। संशोधित समग्र शिक्षा योजना SSA का कार्यान्वयन 5 वर्षों 2021-22 से 2025 तक है। उल्लास कार्यक्रम है। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम NILP के नाम से भी लोकप्रिय है। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, यह केंद्र प्रायोजित योजना है। विशेष रूप से औपचारिक शिक्षा से वंचित रह गए 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के वयस्कों को सशक्त बनाने के लक्ष्य। कार्यान्वयन अवधि जो है 2022 से 27 है। उल्लास की निपुण भारत क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी 5 जुलाई 2021 को निपुण को लॉन्च किया गया। देश के प्रत्येक बच्चे को कक्षा 3 के अंत तक बुनियादी साक्षरता और गणना में सक्षम करने पर केंद्रित है। इस लक्ष्य को वर्ष 2026-27 तक प्राप्त करने की योजना है। निष्ठा पूरा नाम है इसका नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। 21 अगस्त 2019 को लॉन्च किया गया। 42 लाख प्रारंभिक शिक्षकों और स्कूल हेड्स के पेशेवर विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित। निष्ठा ऑनलाइन 6 अक्टूबर 2020 को लॉन्च किया गया। अगली हेडिंग है नमो ड्रोन दीदी योजना। भारत उर्वरकों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों जैसे गैस, फॉस्फेटिक एवं पोटास खनिज इत्यादि की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण यह उर्वरकों का दूसरा सबसे बड़ा आयातक भी है। आगे हम लोग देखते हैं उर्वरकों के आयात पर इस निर्भरता को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने बंद पड़ी कई उर्वरक इकाइयों के पुनरुद्धार के साथ आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत नई इकाइयों की स्थापना को भी प्रोत्साहित किया है। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार ने वैकल्पिक उर्वरकों के विकास के लिए स्वदेशी अनुसंधान को भी प्रोत्साहन प्रदान किया है, जिसके परिणामस्वरूप नवोन्मेषी तरल नैनो उर्वरक का विकास संभव हुआ है। नैनो यूरिया एवं नैनो DAP जैसे नए तरल उर्वरकों के विकास ने खेतों में उर्वरकों के छिड़काव की एक कुशल प्रणाली के विकास की आवश्यकता भी उत्पन्न कर दी है। इस परिप्रेक्ष्य में ड्रोन प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण साबित हुई है। किसान ड्रोन के उद्भव से कृषि पद्धतियों में क्रांतिकारी परिवर्तन संभव हुआ है। कृषि ड्रोन के माध्यम से उर्वरकों के छिड़काव की प्रणाली स्वचालित हो गई है, जिससे समय की भी बचत होती है। 28 अक्टूबर 2024 को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा नमो ड्रोन दीदी योजना के परिचालन दिशा निर्देश जारी किए गए। 29 नवंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नमो ड्रोन दीदी योजना को मंजूरी दी थी। इस परिप्रेक्ष्य में 30 नवंबर 2023 को PM मोदी ने प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र का शुभारंभ किया। 30 नवंबर 2023 को यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस पर वित्तीय परिव्यय जो है 1261 करोड़ है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार 15,000 चयनित महिला स्वयं सहायता समूहों सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ड्रोन प्रदान करेंगी। इस ड्रोनों को किसानों को कृषि उद्देश्यों हेतु किराए पर दिए जा सकेगा। ड्रोनों का उपयोग किसानों द्वारा खेतों में नैनो उर्वरकों और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए किया जा सकेगा। कुल 15,000 ड्रोनों में से प्रथम 500 ड्रोनों को उर्वरक कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि शेष 14,500 ड्रोन अगले 2 वर्षों में केंद्रीय सहायता के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। एक ड्रोन एवं उसके सहायक उपकरण की कुल लागत लगभग 10 लाख रुपए है। महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन की 80% लागत केंद्रीय वित्तीय सहायता के माध्यम से प्राप्त होगी। इस योजना के तहत प्रत्येक चयनित महिला स्वयं सहायता समूह में से एक सदस्य को ड्रोन पायलट प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जबकि समूह के किसी अन्य सदस्य को ड्रोन तकनीशियन के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। स्पष्ट है कि इस योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को ड्रोन संचालन में प्रशिक्षित करके उन्हें ड्रोन दीदी में रूपांतरित किया जाएगा। 15 अगस्त 2023 को 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में ड्रोन दीदी योजना की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री ने 1000 नमो ड्रोन दीदी को ड्रोन सौंपे थे। कब? 11 मार्च 2024 को। अब